यदि मान लीजिए हम आपको कुछ उदाहरण बता दें, रटवा दें 10, 20, 50, तो क्या इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है या कोई और समास है? तो इसको जानने के लिए हमें इसकी गहराई तक जाना होगा, हमें ये समझना होगा कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, इसके अर्थ को समझना होगा, तब जाकर के हमें कहीं समझ में आएगा कि ये अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है। शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो परिभाषा है, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। क्या हो? समस्त पद जो है उसका प्रथम पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो, और प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। प्रथम पद कैसा हो? तो प्रधान हो, तथा बाद वाला पद संज्ञा हो। जो बाद वाला पद यानी उत्तर पद है वो क्या हो? संज्ञा हो। अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या कह रहा है परिभाषा कि जो समस्त पद है, जो सामासिक पद है, उसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग हो, और वह प्रथम पद प्रधान हो, और जो उसका उत्तर पद है यानी जो बाद वाला पद है वो क्या हो? संज्ञा हो। तो वह जो समस्त पद या सामासिक पद होगा वह क्या होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे अब आप कहेंगे कि प्रथम पद और उत्तर पद क्या होते हैं, तो जैसे मान लो हम यहाँ लिख दिए राजपुत्र। राजपुत्र, अगर इसका हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। इसमें दो शब्द है, पहला राजा, दूसरा पुत्र। तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। तो ये तो होता है पहला और दूसरा। लेकिन ये जो है राजपुत्र या तत्पुरुष समास है। अब हम अगर अव्ययी भाव समास का उदाहरण लेते हैं, जैसे है यथा शक्ति। यथा शक्ति, तो यथा शक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो इसमें हो गया पहला पद और दूसरा पद। तो ये जो यथा है ये पहला पद हो गया और ये जो शक्ति है ये दूसरा पद हो गया। तो पहला पद क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग हो, और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। तो वहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि पहला पद और दूसरा पद क्या होता है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो वहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। और पहला जो पद है वह प्रधान होता है। ठीक है, तो परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद ही प्रधान होता है, उसी से उसके पूरे शब्द का अर्थ निकलता है। इसीलिए जिस शब्द से पूरे सामासिक शब्द का अर्थ निकले तो उसे ही हम कहेंगे प्रधान पद। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह रही है? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, और प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, साथ ही साथ प्रथम पद प्रधान हो, तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास होता है। ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हम अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा कि ये कैसे, ये परिभाषा कैसे लागू होती है। तो देखिए,
इसकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रथम पद प्रधान हो। दूसरी पहचान होती है या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो। क्या होगा? प्रथम पद, जो ये प्रथम पद है ये या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा और इसके बाद संज्ञा पद लगा होगा। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, यथा शक्ति, यथा शक्ति, इच्छानुसार, इच्छानुसार। ठीक है, ये यथा शक्ति, यथा क्या है? पहला पद हो गया, शक्ति दूसरा पद, इच्छा पहला पद हो गया, अनुसार है दूसरा पद हो गया। तो ये जो यथा है, ये इच्छा है, ये क्या है? हमारा अव्यय है। अब आप कहेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, न तो लिंग के कारण या वचन के कारण या कारक के कारण कभी उसमें परिवर्तन ना हो, तो उन शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। जैसे ये यथा लिखा है, तो क्या इसका हम बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसमें हम कारक जोड़ के इसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। इसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन हो सकता है यथा? नहीं हो सकता। उसी तरह से ये इच्छा है, इच्छा में भी बहुवचन इच्छा का नहीं बन सकता, न तो इसका कारक चिन्ह इसमें लगा के हम इसका परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो है ये है अव्यय है। और ये जो दूसरा पद है ये क्या है? संज्ञा है। ये शक्ति क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इच्छानुसार यानी इच्छा के अनुसार। तो पहला तो हमारा नियम ये कहता है कि जो सामासिक पद यानी ये जो समास का पद दिया है इसका पहला पद अव्यय होगा और उसके बाद में संज्ञा होगा, तो वहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। हम देख लेते हैं उपसर्ग के अनुसार। अभी हमने देखा कि समासिक शब्द का पहला पद अव्यय है और बाद में संज्ञा है, तो इसे हम कह देंगे कि यह है अव्ययी भाव समास। अब उपसर्ग का देख लेते हैं कि उपसर्ग कैसे आता है और कैसे वह पद को अव्ययी में बदल देता है। जैसे देखिए, ना समझ, ना समझ, ना समझ, इसमें ये हो गया ना और ये हो गया समझ। तो ये जो पहला पद है ये ना, ये क्या है? उपसर्ग है। ये उपसर्ग लगा है इसमें। और ये जो पद है समझ, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये है संज्ञा। ठीक है, तो पहला पद क्या है? उपसर्ग है और दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। ना समझ यानी बिना समझ के। इसी तरह से निडर, 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 निडर में ये पहला जो ये शब्द है प्रथम पद और ये दूसरा पद, तो ये जो पहला पद है यह हो गया उपसर्ग और ये जो है डर ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो हम यह कह सकते हैं कि जिसमें पहला पद उपसर्ग हो और बाद में संज्ञा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। इसी तरह से निरोग यानी रोग रहित, निर्भय भय रहित, जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। तीसरा हम कैसे समझेंगे? हमने दो देख लिया, एक जिसमें प्रथम पद अव्यय है और बाद में संज्ञा, दूसरा है प्रथम पद उपसर्ग हो और उसके बाद में संज्ञा हो। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त शब्द किसे कहेंगे? कि जब अव्यय या संज्ञा दो बार आए, उसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम कहेंगे द्विरुक्त शब्द। जैसे इसको हम देख लेते हैं, जैसे घड़ी, घड़ी, पल पल, पल पल, दिन दिन,
दिन दिन। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बीच में ये डैश लगा है तो ये द्वंद्व समास होगा, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द होता है, एक का उल्टा होता है। इसमें सेम शब्द होता है, जो इधर है वो इधर है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है 2 बार, तो वहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास। और जैसे है हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास। तो आ गया आपको समझ में। यानी हम अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? तो उसके 3 नियम हैं। पहला है कि वह जो है पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। प्रथम पद प्रधान होगा। अब प्रधान कैसे होगा? कि उस जो पहला पद है उसी से पूरे पद का भाव बदले, तो उसे हम कहते हैं प्रथम पद प्रधान। जैसे हमने कह दिया यथाशक्ति, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अगर हम खाली शक्ति लिखेंगे तो केवल शक्ति होगा, और हमने यथा लगा दिया तो उसका पूरा रूप ही बदल गया शक्ति के अनुसार। तो पहला पद प्रधान हुआ। दूसरा नियम है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा, और उसके बाद संज्ञा होगा। तो हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि उसका पहला पद क्या है, अव्यय है या उपसर्ग है। इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद देखिए कि उसका दूसरा पद है वो संज्ञा होना चाहिए। तो इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं कि वह अव्ययी भाव समास है। तीसरा नियम आता है द्विरुक्त शब्द, यानी ये ऐसे शब्द जिसका 2 बार पुनरावृत्ति हो। वह शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द सेम शब्द, तो वहाँ भी होगा अव्ययी भाव समास। और वह शब्द कैसा होना चाहिए? या तो अव्यय हो या संज्ञा हो, या तो वो शब्द अव्यय हो या संज्ञा हो, और 2 बार आए, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, और उनका जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे उनका अर्थ निकल के आएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे पहला समास है आजन्म। आजन्म में ये आ है, ये क्या है? उपसर्ग है। जन्म के साथ आ उपसर्ग लग करके बना है आजन्म। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, तो ये जो आजन्म है ये है अव्ययी भाव समास। अत्युत्तम, अत्युत्तम माने अति उत्तम, तो उत्तम से उत्तम, इसका विग्रह क्या होगा? उत्तम से उत्तम। इसमें अति उपसर्ग लगा है और उत्तम क्या है? संज्ञा। अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिक अधिक से अधिक। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, ये जो निर्देश है निर्देशानुसार यानी निर्देश के अनुसार। प्रत्येक, प्रतिधन एक, ये प्रति उपसर्ग लगा है, इसमें प्रत्येक का समासिक विग्रह होगा हर एक। अकारण, अ इसमें उपसर्ग लगा है कारण, अकारण यानी बिना कारण के। गली गली, प्रत्येक गली। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करके अव्ययी भाव के ये जो विग्रह है इसको समझ सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करनी है। इसके तो नियम हमने पढ़ लिए कि ये नियम है, लेकिन इसको जो ये विग्रह है इसको तो हमें अभ्यास के द्वारा ही सीखना पड़ेगा कि ये किस शब्द के क्या विग्रह होते हैं। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे और उदाहरणों के अभ्यास करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि पहला पद जो है वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा, तो वहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। और दूसरा नियम है
कि जब अव्यय या समास की ये 2 बार पुनरुक्ति हो, 2 बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार वो शब्द आए तो वहाँ भी होगा अव्ययी भाव समास।